हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो गाइस, हम लोग ने इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने कहाँ तक किए थे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड पोलार सैटेलाइट तक कर चुके थे। आगे जो टॉपिक थोड़ा सा जो बचा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बचा है, तो वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इस वीडियो के बाद ये चैप्टर थ्योरी पूरा ख़त्म हो चुका है इस पार्ट के बाद। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग का टोटल 6 पार्ट है, तो इस 6 पार्ट को अच्छे से देखो। एंड इसके बाद जो पार्ट आएगा वो पार्ट रहेगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो क्वेश्चन रहते हैं उनका न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा इसके अगले वाले पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है टॉपिक? प्रोजेक्टाइल ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ऑफ सैटेलाइट हम लोग को पढ़ने का है, मतलब सैटेलाइट का प्रोजेक्टाइल कैसे रहता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के भी रहते हैं, इसलिए हम लोग को देखने का वो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 वेलोसिटी जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 3 वेलोसिटी जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पहला है वी, दूसरा है वी, दूसरा है वी, तीसरा है वी। वी क्या है? इसके वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके। वी क्रिटिकल वेलोसिटी, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा नाम याद रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसके वेलोसिटी तो पढ़े, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? तो देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी ये होता है कि एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट मोस्ट ऑफ द गिवन must be given to a satellite at a certain height so that it can revolve in a circular orbit around the earth is called critical velocity। मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होता है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है जो हम लोग देते हैं किसको? सैटेलाइट को। क्यों देते हैं? ताकि वो ऐसे हाइट पे जाए दैट इट कैन रिवॉल्व, मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे अराउंड द अर्थ, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अ सैटेलाइट फॉलोज डिफरेंट पाथ्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू इट। मतलब अभी जो हम लोग देखेंगे सैटेलाइट का जो प्रोजेक्शन है वो डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है जो हम लोग को देखना है इस टॉपिक में। ठीक है, 4 डिफरेंट पॉसिबल केसेस आर शोन इन फिगर। एक्चुअली में 4 नहीं है, 5 है। कितना है? 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला देखो, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। और ये क्या है? सैटेलाइट। ये क्या है? सैटेलाइट। देखो, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, जो सर्कल सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला वो कैसे घूम रहा है? सर्कल में। थर्ड वाला इलेप्टिकल। देखो, फर्स्ट वाला इलेप्टिकल में है, सेकंड वाला सर्कल में है, थर्ड वाला भी इलेप्टिकल में है, फोर्थ वाला पैराबोला में है। देखो, ये पूरा बनाया नहीं उसने, पैराबोला में। फोर्थ वाला पैराबोला में, फिफ्थ वाला हाइपरबोला। ठीक है, पहला वाला इलेप्टिकल, दूसरा वाला सर्कल, तीसरा वाला इलेप्टिकल, चौथा वाला पैराबोला, पांचवा वाला हाइपरबोला। ठीक है, नाउ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट केस में क्या होता है पता है? फर्स्ट केस में सिंपल याद रखना, सिंपल। फर्स्ट केस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी रहेगा वो लेस देन वीसी रहेगा, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, और यू कैन कॉल इट एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, हम लोग पढ़े। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो लेस देन रहेगा वीसी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेस देन वीसी। सेकेंड केस में रहेगा वी एच इजिकल टू वी सी, मतलब जो वी एच है ये लेस देन था पहले वी सी से, अब इक्वल रहेगा। अब सेकेंड केस में इक्वल, तो इक्वल हो गया तो सर्कल में घूमेगा, वो क्या घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। थर्ड केस में क्या था? इलेप्टिकली था। तो इस केस में पता है जो वी एच रहेगा इसका अपोजिट रहेगा। देखो, इसमें लेस देन है ना, इसमें वी एच इज लेस देन वी सी और ग्रेटर कौन है? वी सी, बट इसके अंदर ग्रेटर वी एच है और वी सी इज लेस देन, इसका अपोजिट कर दिया बस। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट कर दिया, और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दिया, एस्केप वेलोसिटी। मतलब कि वी एच जो ग्रेटर देन तो रहेगा,
क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन लेस देन एस्केप वेलोसिटी। थर्ड केस समझ में आया? मैं एक एक करके समझाऊंगा, बट अभी याद तो करने के लिए समझ कम से कम रहना चाहिए ना, तो याद करने के लिए तो वी सी ग्रेटर देन वी एच, इसमें नथिंग कुछ मतलब वो है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से लेस देन रहेगा। ठीक है। फोर्थ केस में क्या होगा पता है? सिंपल, वी एच जो रहेगा ना, ये लेस देन है ना, पहले के यहाँ पे केस में क्या था? लेस देन, वी एच क्या था? लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अब वो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। याद हो गया? देखो बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेस देन, पहले एच और सी लेना, पहले एच और सी लेना, तो पहले लेस देन लेना, फिर इज इक्वल टू ले लेना, फिर थर्ड में उसका अपोजिट कर देना, ग्रेटर कर देना उसको, और लेकिन लेस देन कर देना इसके वेलोसिटी। ग्रेटर तो कर देना फर्स्ट वाले से, ग्रेटर तो कर देना, लेकिन लेस देन कर देना किससे? इसके वेलोसिटी। फिर फोर्थ वाले में सेम, लेस देन किए थे ना, यहाँ पे लेस देन किए थे तो इस इक्वल आता है, वहाँ यहाँ से भी लेस देन है ना, तो इक्वल कर दो। और फिफ्थ केस में क्या रहेगा? ग्रेटर, अपोजिट हो जाएगा ना। अब आप बोलेंगे थर्ड टर्म क्यों नहीं आ रहा? थर्ड टर्म क्यों नहीं आ रहा? थर्ड टर्म है ही नहीं, इसलिए नहीं आया। समझ में आ रहा है? तीन ही टर्म है ना, इसका वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब हो जाएगा ग्रेटर देन। समझा? ये केस बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। अब बस इस केस को देख के ना डेफिनेशन बनाया है, डेफिनेशन नहीं एक्चुअली में इसके बारे में बताया गया है कि पहला जो केस है वी एच इज लेस देन वी सी। तो इस केस में क्या हो रहा पता है? इफ़ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एच वी एच इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। देखो वी एच इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी लेस देन है ना, तो द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इन एन इलिप्स विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज एपोजी। अब जो ऑर्बिट का सैटेलाइट जो रहेगा वो कैसे घूमेगा? ऑर्बिट इलिप्स में घूमेगा। देखो मैंने पहला केस बताया था, देखो यहाँ पे पहला केस, देखो ये पहला केस मतलब ये पहला सर्कल, ये कैसे घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है क्या? और इलिप्स में घूम रहा है। इलिप्स मतलब अंडे की शक्ल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ठीक है, घूम रहा है, लेकिन वो एपोजी में घूम रहा है। प्रोजेक्शन एज एपोजी क्या है? मतलब कि अर्थ जो रहेगा वो बहुत दूर रहेगा, फार्टेस्ट फ्रॉम द अर्थ। एपोजी का मतलब क्या है? फार्टेस्ट फ्रॉम द, मतलब अर्थ जो रहेगा ना, ये जो सर्कल बना ना, ये पॉइंट है और ये जो सर्कल बना है, तो अर्थ देखो कितना दूर है। देखो अर्थ सेंटर में भी नहीं है, वो दूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेंटर में भी नहीं है, वो क्या है? दूर है। देखो ना, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दूर है कि नहीं? यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बताऊँ, यहाँ पे अगर रहता तो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में रहता, लेकिन अभी वो सेंटर से भी दूर है। तो मतलब एक्चुअल में मेरा पॉइंट इधर हूँ, मैं ऑब्जेक्ट इधर हूँ, सैटेलाइट इधर है, और लेकिन अर्थ इधर है, तो कितना दूर है? बहुत दूर है ना। ये नज़दीक होगा, देखो ये नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है सैटेलाइट यहाँ पे, तो यहाँ से वो क्या दूर है, तो एपोजी आएगा। क्या आएगा? एपोजी का मतलब फार्टेस्ट फ्रॉम द अर्थ, फार्टेस्ट मतलब दूर फ्रॉम द अर्थ, एंड अर्थ एट द वन ऑफ द फोकाई। अब वो अर्थ क्या कैसे करेगा? फोकाई क्या होता है बता चुका हूँ। इलिप्स में 2 फोकाई होते हैं, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। फोकाई, ये इलिप्स है, 2 फोकाई होते हैं, ठीक है। तो ये एक फोकाई हो गया, तो अर्थ इज़ अ फोकाई, ठीक है। समझ में? फर्स्ट केस बहुत इजी है, लेस देन है इसलिए वो इलिप्स में घूम रहा है, लेकिन एक और चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा, एपोजी क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है। समझाइए? सेकेंड केस का डायग्राम देख लो। सेकेंड केस ये, अब ये कैसे घूम रहा है? सेकेंड केस सर्कल में घूम रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है सर्कल में सेंटर ई, अर्थ क्या है? सेंटर है, ठीक है, अर्थ सेंटर है। तो देखो यहाँ पे इफ़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी द सैटेलाइट मूव्स इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना अराउंड द अर्थ। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल बात है, बस डायग्राम बनाओ, लिखो, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाउ थर्ड केस, वी सी ग्रेटर देन वी एच तो वी सी से ग्रेटर देन हो जाएगा। पहले लेस देन था, फिर इक्वल था, फिर ग्रेटर हो गया, लेकिन इसके से फिर लेस देन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टर्म भी लिखाना पड़ेगा ना। थर्ड वाला फिर बोलेगा मुझे क्यों नहीं लिए, तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो पहले समझ में आया वी एच और वी सी लेने का पहले, ठीक है। फिर उसके बाद स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी देखो,
इफ़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन किसके, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेटर देन है ना, एंड लेस देन किसके लेस देन है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से लेस देन है ना, ये वाला लेस देन एस्केप वेलोसिटी एट दैट हाइट द सैटेलाइट अगेन मूव इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो अभी भी वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, जैसा पहला केस है ना, यहाँ पे भी इलेप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन अब जो घूमेगा ना इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज पेरिजी। पहले में क्या था, एपोजी, एपोजी मतलब बहुत दूर है, अर्थ क्या है, बहुत दूर है, लेकिन अभी पेरिजी, पेरिजी मतलब पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। देखो ना यहाँ पे देखो, ये है सर्कल, थर्ड वाला इलेप्टिकल, देखो फर्स्ट वाला क्या है इलेप्टिकल, सेकंड थर्ड वाला भी इलेप्टिकल, सेकंड वाला भूल जाओ, सेकंड वाला सर्कल है ना, वो तो हो गया उसका काम, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है इलेप्टिकल। तो फर्स्ट वाले केस में देखो अर्थ और इसकी में डिस्टेंस कितना था, बहुत दूर था, ये देखो ये कम है, ये डिस्टेंस कम है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना था, ज़्यादा था मतलब कि एपोजी। लेकिन आप थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, कम है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा है, और हम लोग को डिस्टेंस क्या देखना है, ये वाला, यहाँ से ये ना ऑब्जेक्ट सैटेलाइट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, कम है मतलब पेरिजी, क्या आएगा, पेरिजी। अभी समझा क्यों लिखा यहाँ पे एपोजी, वहाँ पे एपोजी, यहाँ पे पेरिजी, बिकॉज पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है। केस 4, इसके अंदर क्या हो जाएगा, लेस देन है ना, इक्वल कर दो, इक्वल कर दिया, वी एस इज इक्वल टू वी ई, सिंपल। जब वो दिया है वो इसी बारे में लिखो, इफ़ हॉरिजॉन्टल स्पीड या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी एट दैट हाइट द सैटेलाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग पैराबोला। सैटेलाइट किस में घूमेगा, वो पैराबोला पाथ एंड नेवर रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। नाउ फिफ्थ केस क्या है, देखो ये वी एस इज ग्रेटर। अब देखो पहले वाला लेस देन हुआ था, फिर इज इक्वल टू हुआ ये वाला, अभी ग्रेटर देन, बस और कुछ नहीं हो रहा है, एकदम याद करने का एकदम अच्छा तरीका है, ठीक है। तो इफ़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज greater than, if horizontal velocity is greater than escape velocity the satellite escapes from the gravitational force। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो बहुत ज़्यादा हो गई escape velocity से, तो वो क्या हो जाएगी, escape करेगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ट्रांसफरिंग ऑफ हाइपरबोलिक पाथ। तो कैसा पाथ बनेगा, हाइपरबोलिक, इसके अंदर पैराबोला, इसके अंदर हाइपरबोलिक पाथ। याद हो जाएगा, डायग्राम भी बहुत ईजी है, और हर डायग्राम को बनाने के बाद ये 5 केस लिखना। अब 5 केस तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं इसको छापो, ठीक है, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड। नाउ कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट लो जिसकी मास m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h अबाउ इट्स सरफेस। मतलब वो सैटेलाइट वो कुछ हाइट पे है, तो r+h आएगा, r+h आएगा, ठीक है। लेट m बी द मास ऑफ द अर्थ, तो हम लोग को मालूम है, r बी द रेडियस इफ़ द सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ये r है ना, लेकिन अब r जो रहेगा ना स्मॉल r, वो हो जाएगा r+h, क्यों, क्योंकि हाइट भी आएगा, क्योंकि अर्थ के हाइट पे ना h अबाउ द इट्स सरफेस। सैटेलाइट क्या कहाँ पे है, सरफेस के, अर्थ पे नहीं, सरफेस की हाइट के ऊपर है, तो r+h आएगा। तो इस स्पीड, इस क्रिटिकल स्पीड क्या हो जाएगी फिर, देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरली फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग को चाहिए रहता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है, तो फिर सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन आता है ना, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता ही आता है। समझ में आया, ठीक है। अब ये सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। तो यहाँ पे 2 फोर्स आ रहा है, एक सैटेलाइट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और एक
ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r। c क्यों लिखा, क्योंकि v है ना, तो वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी मेरे को फाइंड करना है, तो इसलिए vc लिखा, बाकी कुछ नहीं। mv² अपॉन r भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट c लिख दो यहाँ पे। क्यों, क्योंकि समझ में आया कि हाँ ये क्रिटिकल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा c। mv² अपॉन r या mvc² अपॉन r। g और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता ही है सबको, gmm अपॉन r²। समझ में आया। फिर m कैंसल, m कैंसल, r कैंसल, एक r कैंसल, क्या बचा, खाली r बचा, g बचा, m बचा, g बचा, m बचा, r बचा, v² ऐसी आया। समझ आया। अब मुझे vc मालूम करना है, ये v² है तो क्या करूँ, रूट लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया। फिर ये r का वैल्यू कितना होता है, r प्लस h होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे r प्लस एच से मल्टीप्लाई और r प्लस एच से डिवाइड और r प्लस एच से मल्टीप्लाई करता हूँ। कर लो ना एक बार, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, कर लो एक बार, ठीक है, कर लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, ये r प्लस एच क्या हो जाएगा, r प्लस एच टू द होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो gr² और r प्लस एच ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। अब gr² अपॉन r प्लस एच स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ये g² अपॉन r प्लस एच स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, gh। हम लोग ने पीछे डेरिवेशन सेकेंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में देखे, तो gh इज इक्वल टू gr² अपॉन r प्लस एच स्क्वायर होता है। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म की जगह मैं क्या लिखूँ, gh। समझ में आया, बाकी कुछ नहीं किया, और r प्लस एच ऐसे। तो मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, रूट ऑफ gh r प्लस एच। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी स्पीड इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r प्लस एच। समझाइए। नाउ यहाँ पे स्पेशल केस है, वो देख लेते। सपोज करो r बहुत बड़ा है, h बहुत छोटा है, हाइट बहुत छोटा है। तो हाइट जब छोटा है ना, तो r प्लस एच जो रहेगा वो r के इक्वली हो जाएगा, क्योंकि हाइट बहुत छोटा है। सपोज करो 0.000 ऐसे समथिंग, बहुत जीरो है, तो r प्लस एच हो जाएगा r, ठीक है। तो यहाँ पे vc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ gm अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। नाउ एस g इज इक्वल टू gm अपॉन r², तो gm ऐसी रहेगा, r को वहाँ भेज दूंगा, r² को वहाँ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा gm इज इक्वल टू gr²। तो gm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, gr² लिख सकते हैं, ठीक है। r कैंसिल, क्या बचा, रूट ऑफ gr, और g का वैल्यू मुझे मालूम है 9.81, r का वैल्यू भी मुझे मालूम है। इसको अगर सॉल्व करेंगे लॉग एंटी लॉग से, तो आंसर लगभग इक्वल आएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मदर, या याद करने के लिए बता रहा हूँ, फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब वेर F क्या है, नेट फोर्स है, A क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ लिफ्ट और लेवेटर फ्रॉम एन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल सपोज करो ले लिया लिफ्ट वाला, टेक्स्ट बुक में भी दिया था इसलिए मैंने ले लिया लिफ्ट वाला, ठीक है। नाउ वेदर द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, अ पैसेंजर इन इट एक्सपीरियंसेस एंड ओनली टू फोर्सेस। अच्छा, अगर वेदर द लिफ्ट इज रेस्ट और इन मोशन, मतलब वो रुका हुआ है या चल रहा हो, लिफ्ट में जो पैसेंजर रहेंगे वो दो फोर्स तो कंपलसरी उनके पास रहेगा। कौन सा फोर्स, एक है खुद का वेट, एक का खुद का वेट है ना, खुद का वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। हम लोग का वेट कहाँ पे एक्ट करता है, ज़मीन पे ना, ज़मीन मतलब डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वर्टिकली क्या रहेगा, डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एग्जर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो देखो, एक वेट होता है, एक होता है नॉर्मल डायरेक्शन। देखो वेट, तो हम लोग का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg कैसे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि वेट हमेशा नीचे आता। अच्छा, जब वेट नीचे आता तो ज़मीन के अंदर हम लोग को घुस जाना चाहिए, क्योंकि वेट तो नीचे आता ना।
सब वेट अगर नीचे जाता तो फिर ज़मीन के अंदर हम लोग घुस जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़मीन के ऊपर ही चलते फिरते, लेटते खाना खाते, जो भी करते। तो उस उसको बैलेंस करने के लिए पता है एक फोर्स है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, जो mg को बैलेंस करता है। मतलब सपोज़ करो वो देखो नीचे या देखो ये सपोज़ करो mg नीचे ले जाए उसको, तो हम इंसान नीचे चले आते नीचे, लेकिन अब वो इंसान ज़मीन के अंदर तो नहीं आता ना। तो वो क्यों नहीं आता? क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से भी ऐड करता है, सेम जितना mg रहेगा उतना ही n भी रहेगा। तो जब यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से n खींचेगा, यहाँ से mg खींचेगा, यहाँ से n खींचेगा, तो इंसान ज़मीन पे रहता है। अगर ये n हट गया तो इंसान ज़मीन के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो n रहना भी बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये n क्या करता है? इंसान को ज़मीन के ऊपर ही रखता है। ठीक है, जितना ये रहेगा mg वेट जितना रहेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन भी रहेगा। अगर सपोज़ करो ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, क्योंकि इक्वल रहेगा तभी वो ज़मीन पे रह सकता है इंसान। इक्वल नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नाउ as the forces are oppositely directed, the net force in the downward direction will be। अच्छा, दोनों कैसे है? एक डाउनवर्ड जा रहा है और एक अपवर्ड जा रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा, mg माइनस। सपोज करो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया और अपवर्ड को नेगेटिव लिया, तो mg माइनस n, ये नेट फोर्स है। ठीक है, कुछ फोर्स, दूसरा फोर्स नहीं है, तीसरा फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है। अब यहाँ पे हम लोग केस लेंगे। कितना केस है देखते हो। पहला केस क्या है कि लिफ्ट हैविंग ज़ीरो एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? ज़ीरो है। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? ज़ीरो है। तो अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन अगर ज़ीरो है, लिफ्ट हैविंग ज़ीरो एक्सीलरेशन, दिस हैपन्स व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कब हैपन होता है? ज़ीरो एक्सीलरेशन कब हैपन होता है? जब लिफ्ट या तो रुकी हो या तो मूविंग हो, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो, तब ज़ीरो एक्सीलरेशन होता है। और ज़ीरो एक्सीलरेशन रहेगा ना तो फोर्स ज़ीरो आएगा, क्योंकि फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ज़ीरो हो गया तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए। ठीक है, अब f ज़ीरो तो mg माइनस n ऐसी रहेगा, तो n ये माइनस है ना, उधर गया तो प्लस, तो mg इज इक्वल टू n। तो हैंस इन दिस केस वी फील आवर नॉर्मल वेट mg। तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन सा फीलिंग करते हैं? नॉर्मल, जो हम लोग का फीलिंग, जो वेट का फीलिंग है ना, वही है कि हम लोग का वेट है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, ये पहला केस हो गया, बहुत सिंपल था, कुछ है नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नाउ सेकंड केस, लिफ्ट हैविंग नेट अपवर्ड एक्सीलरेशन। लिफ्ट हैविंग नेट अपवर्ड एक्सीलरेशन मतलब अब एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन? अपवर्ड एक्सीलरेशन। ये कब होता है अपवर्ड एक्सीलरेशन? देखो, दिस हैपेंस व्हेन द लिफ्ट जस्ट स्टार्ट्स, मतलब लिफ्ट जस्ट स्टार्ट हुई है मूविंग अपवर्ड, मतलब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, और इज अबाउट टू स्टॉप एट अ लोअर फ्लोर ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। मतलब कि वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है और लोअर फ्लोर पे वो एग्जैक्टली रुक गई, मतलब स्टॉप रुक गई। या फिर एक ही केस लो ना, एक ही केस लो, यहाँ तक लो खाली, लिफ्ट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, मतलब वो जस्ट स्टार्ट हुई अपवर्ड के लिए, तब अपवर्ड एक्सीलरेशन आता है। तब क्या आता है? अपवर्ड एक्सीलरेशन आता। तो अब क्या हो जाएगा पता है? अब क्या हो जाएगा पता है? एज द नेट एक्सीलरेशन इज अपवर्ड्स द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, मतलब कि अपवर्ड फोर्स कौन सा था? नॉर्मल रिएक्शन वाला, क्योंकि अब अपवर्ड जा रहा है ना। अरे बाबा, अब अपवर्ड जा रहा है तो mg माइनस एन लेते थे, लेकिन अब n माइनस एम जी लेंगे। क्यों 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 बताओ? क्योंकि अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स क्या रहेगा? मस्ट बी ग्रेटर रहेगा। क्यों अप ग्रेटर रहेगा? क्योंकि एक्सीलरेशन जो वो अपवर्ड है, एक्सीलरेशन अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड फोर्स जो रहेगा, जो n रहेगा, जो अपवर्ड फोर्स था वो मस्ट बी ग्रेटर रहेगा अब। ठीक है, तो n माइनस एम जी हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल m इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन u लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपवर्ड, u से क्या है? अपवर्ड, u से अपवर्ड समझ में आया, इसलिए लिखा हूँ। ठीक है, ठीक है, n को ऐसे रखो, ये माइनस है ना, उधर गया तो प्लस, तो यहाँ पे देखो n का जो वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा mg के, mg से, मतलब जो हम लोग का वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, हैंस वी फील हैवियर। तो वेट कम है और नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है,
तो हम लोग को इसीलिए लगता है जब भी लिफ्ट स्टार्ट होती है तो हम लोग को लगता है बहुत हैवी फील लगता है ना, हम लोग को बहुत हैवी फील लगता है जब भी लिफ्ट में कभी आप लोग चढ़े रहेंगे। तो जब लिफ्ट स्टार्ट होती ना तो हम लोग को क्या फीलिंग आती कि बहुत लिफ्ट बहुत हैवी है ना, ऐसा लगता होगा, आप लोग कभी ट्राई करना, ठीक है। थर्ड केस में भी दो टाइप है, दो केस है। थर्ड केस में भी केस ए, लिफ्ट हैविंग नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हो गया नेट डाउनवर्ड, पहले में क्या था अपवर्ड, दूसरे में क्या है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड आ गया तो क्या आ जाएगा, खाली सिंपल माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ए यू था इसलिए अपवर्ड, यहाँ पे डी है क्योंकि डाउनवर्ड, और यहाँ पे माइनस क्यू क्योंकि ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे प्लस क्यू है यहाँ क्योंकि अपवर्ड है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही है। तो देखो, दिस हैपेंस व्हेन द लिफ्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। पहले केस में क्या था, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, दूसरे केस में स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड और इज अबाउट टू स्टॉप एट अ हायर फ्लोर ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन एंड द नेट एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड, द डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। तो अब जो रहेगा वो नॉर्मल हम लोग का एम जी माइनस एन रहेगा। तो एम, ये एन को इधर भेज दो और एफ को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा एम जी ऐसी रहेगा माइनस एम ए डी माइनस में आ जाएगा, ये एन माइनस है तो उधर गया तो प्लस। तो अब देखो एन का जो रहेगा वो लेस देन रहेगा, एम जी जो वेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, हैंस वी फील लाइटर। तो अभी जो हम लोग जो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो लिफ्ट हम लोग को एकदम लाइटर लगती है, बहुत लाइट लगती है, बहुत हल्की लगती है। समझ में आया वो क्यों लगती है, समझ में आया ना। नाउ लास्ट केस नंबर 3 बी, ठीक है। स्टेट ऑफ फ्री फॉल, दिस विल बी पॉसिबल इफ़ द केबल्स ऑफ द लिफ्ट आर कट। मतलब ये कब पॉसिबल है ये केस, जब लिफ्ट का जो केबल है ना के कनेक्शन वो कट किसी ने कर दिया हो, तो वहाँ पे क्या होता है पता है, इन दिस केस द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए डी इज इक्वल टू हो जाता है जी, ए डी इज इक्वल टू हो जाता है जी, ए डी इज इक्वल टू हो जाता है जी, ठीक है। इफ़ द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए डी। अब ए डी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ए डी की जगह क्या लिखूँ जी, और एम जी माइनस एम जी ज़ीरो। तो यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी फीलिंग ऑफ वेट, यहाँ पे हम लोग को वेट का कोई फीलिंग ही नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग को वेट का कोई फीलिंग ही नहीं रहेगा, ना हैवी रहेगा ना कम रहेगा ना ज़्यादा, ना लाइटर लगेगा ना हैवियर लगेगा, ठीक है, समझ में आया। सो हम लोग का अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड मतलब टाइम हम लोग को फाइंड करना है, सैटेलाइट कितना टाइम लेता है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव किए इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ एम, मास एम, ठीक है, सैटेलाइट का मास कितना है एम है, सपोज करो प्रोजेक्टेड टू हाइट एच, तो वो कुछ हाइट के ऊपर है, एंड प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ये हम लोग को बोल चुका है। द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लस एच, क्योंकि हाइट है इसलिए यहाँ पे आर प्लस एच आ जाएगा इज इक्वल टू आर, तो रेडियस की जगह मैं क्या लिखूँगा आर प्लस एच। अच्छा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम का क्रिटिकल स्पीड से कुछ रिलेशन है क्या, हाँ है ना, क्रिटिकल स्पीड क्या है, एक वेलोसिटी है, स्पीड क्या मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, क्रिटिकल स्पीड का क्या फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलो या क्रिटिकल स्पीड बोलो, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पता है कि नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फर्स्ट चैप्टर। तो क्या फॉर्मूला आएगा, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब सैटेलाइट क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा, सरकमफ्रेंस ही रहेगा ना, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इतने डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कहाँ से कहाँ तक गया, तो सैटेलाइट सरकमफ्रेंस ही हम लोग देखेंगे, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। नाउ क्रिटिकल स्पीड को कैसे दिखाते हैं, वी सी, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट 2 पाई आर, और टाइम पीरियड तो टी से दिखाते हैं, ठीक है। बट वी हैव वी सी का हम लोग को एक क्रिटिकल वेलोसिटी का हम लोग ने पीछे एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, किसी को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्या फॉर्मूला था, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। अब ये और ये इक्वल कर दो, क्योंकि वी सी है तो ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया। अब ये स्क्वायर रूट मुझे हटाना है, क्या करूँगा बताओ, स्क्वायर कर दूंगा,
तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका यहाँ पे स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर। समझ में आया। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, मतलब टाइम फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर को यहाँ भेज दो, जी एम को यहाँ भेज दो, आर को यहाँ भेज दो। ठीक है, भेज दिया। 4 ऐसी रहा, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर यहाँ चला गया, फिर डिवाइड बाय जी एम नीचे। ठीक है, वैसे आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक है, एस पाई स्क्वायर, जो पाई स्क्वायर है क्या कांस्टेंट है, जी एन एम का वैल्यू भी मुझे मालूम है, मतलब वो भी कांस्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि टी स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस या डिस्टेंस, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। समझ में आया। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। समझ में आया यहाँ तक, ओके। अब मुझे टी स्क्वायर मिला, लेकिन मुझे टी मालूम करना है। क्या करूँगा, स्क्वायर रूट, है ना, करो स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, पाई का स्क्वायर रूट पाई आएगा, बाकी का मुझे मालूम नहीं, तो बाकी का एज इट इज रहेगा। ठीक है, रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी। अच्छा, आर का वैल्यू क्या रहता है, बताया था, आर प्लस एच क्यूब। तो मुझे क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें की है, देखो ये फॉर्मूला हम लोग ने पीछे भी देखे हुए, जी एम इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये पीछे हम लोग देखे हुए। तो जी एम की जगह क्या मैं लिखूँ, ये लिखूँगा, ये जी एम की जगह ये लिखूँगा, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये कट क्या बचेगा, खाली ये स्क्वायर एक क्यूब है तो एक बचेगा खाली, आर प्लस एच, आर प्लस ये क्यूब है ये स्क्वायर है, तो कितना बचेगा, ये स्क्वायर कैंसिल ये क्यूब कैंसिल, मतलब खाली आर प्लस एच बचेगा। तो आर प्लस एच बचा और नीचे जी एच एच ही बचा। समझाइए। फिर आर प्लस एच कितना होता है, आर ही होता है, स्मॉल आर। तो फॉर्मूला क्या आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। ठीक है, ये इक्वेशन ये मिला एक, और एक इक्वेशन ये मिला, इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला। समझ में आया। नाउ अब कुछ स्पेशल केस है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो स्पेशल केस क्या है, वही सिंपल, एच बहुत छोटा है, एच छोटा है मतलब बहुत छोटा है, मतलब जीरो समझ लो उसको। तो आर प्लस एच क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, लगभग इक्वल, और जी एच इज लगभग इक्वल टू जी हो जाएगा। तो टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर की जगह क्या लिखूँ, आर और जी एच। समझ में, इक्वेशन नंबर स्पेशल केसेस। ठीक है, अब आते हैं अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस पार्ट का भी लास्ट टॉपिक, सब कुछ लास्ट टॉपिक। ठीक है, लेकिन इसका इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो मैं आगे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो देखते लास्ट टॉपिक, ध्यान से देखो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है पता है, मैं इतना सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ अपने, कि जो स्केप वेलोसिटी जो सैटेलाइट स्केप हो जाती ना, सैटेलाइट स्केप हो जाती है, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस एनर्जी से वो सैटेलाइट स्केप हो जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अभी समझा। ठीक है, देखो पढ़ता हूँ मैं एक बार, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। द मिनिमम एनर्जी required by a satellite to escape from earth gravitational influence is the binding energy of the satellite। समझा कि ये एक मिनिमम एनर्जी है जो सैटेलाइट को दी जाती है टू escape from the अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड या अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर देंगे एकदम सिंपल तरीके से, डोंट वरी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक है, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं। तो कंसीडर अ सैटेलाइट, वो सिंपल अपना तरीका, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग एट हाइट h अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। वही पिछले वाला वन बुक पढ़ते आ रहे। इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी
दोनों में बैंडिंग एनर्जी में क्या क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। लेट एम बी द मास ऑफ द अर्थ, आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो तो हम लोग को मालूम है, फिर भी बता रहे हैं, ठीक है चलेगा। वी सी इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी मालूम है हम लोग को। आर इज़ द आर प्लस एच, ये भी मालूम है, सब तो मालूम है हम लोग को, तो फिर क्यों बता रहे हैं। बट लिखना ज़रूरी है ना, एग्ज़ाम में तो लिखना ज़रूरी है ना, ठीक है। हम लोग को मालूम है, एग्जामिनर को मालूम है क्या, या जो क्वेश्चन जो आंसर चेक करता है उसको मालूम क्या, नहीं ना, तो लिखना ज़रूरी है। तो लिखने ज़रूरी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरा वीडियो देख के भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला वी सी, ये वी क्या था, वी सी है। वी सी का फॉर्मूला, वी सी स्क्वायर का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर, ये हो जाएगा हाफ जी एम अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जी एम आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट। तो पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर, इनटू क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द सैटेलाइट, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ जी एम आर लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर, इसलिए माइनस आया। अब यहाँ पे देखो जी एम अपॉन आर सेम है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, हाफ बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, मतलब 1। हाफ में से 1 गया, जाता है क्या, नहीं जाता है, 1 में से हाफ जाता है, लेकिन हाफ में से 1 करना ज़रूरी ना, तो आंसर आएगा माइनस में। आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ ही आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, for the satellite to be free from the earth gravitational influence. Its total energy should become non-negative, 0 or positive. Hence the minimum energy to supply to unbind the satellite is, this is the binding energy of a satellite. तो जो माइनस आया ना, उसको हम लोग को पॉजिटिव बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और वो हम लोग का जो रहेगा वो ज़ीरो और पॉजिटिव रहेगा, ज़ीरो रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो उसका फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, प्लस हाफ जी एम अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं रहती, पॉजिटिव में रहती, ठीक है। समझ में आइए। तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझाओ एंड इस वीडियो का पार्ट भी अच्छे से समझाओ। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा जाइए, और जो लोग पुराने प्लीज़ शेयर करके जाइए, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। व्हाट्सएप पे शेयर करो, कहीं पे भी शेयर करना करो, बट करो, ठीक है। एंड बस हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इसके जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो मैं आगे अपलोड करूँगा आगे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।